ठीक है, चलिए इधर देखिएगा। अब मैं आप लोग को एक सेल ऑर्गन है, वो कौन सा सेल ऑर्गन है भाई आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। सर थोड़ा ऐसे हो जाएगा, उतना तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे इधर करने से थोड़ा आता है। इधर देखिएगा, ये कहता है, क्या कहता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल ऑर्गन पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं दिख रहा है क्या यार इसमें यार? जहाँ पे लिखे वहीं पे ही वो ट्यूबलाइट के रॉड का वो आ रहा है परछाई। ऊपर रखना पड़ेगा। इधर देखिए, आप समझ आ रहा है? अब दिख रहा है यार? 2 दिन बस अच्छा चला है वीडियो, आज के सही अच्छा चल रहा है। इधर देखिएगा, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ध्यान समझिएगा। इधर देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सेल का बिजी ऑर्गन कहा जाता है। सेल का क्या कहा जाता है इसको? बिजी ऑर्गन। ये देखिएगा, इस सेल में क्या होता है भाई? इस सेल को क्या कहा जाता है आपका? बिजी सेल ऑर्गन कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो देखने का श्रेय जाता है वो सर्वप्रथम कॉलिकर नामक वैज्ञानिक को जाता है। किसको जाता है भाई आपका? कॉलिकर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को देखने का श्रेय किसको जाता है? कॉलिकर नामक वैज्ञानिक को जाता है। क्लियर हुआ? जबकि बायोप्लास्ट का जो नाम दिया था वो फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था भाई आपका? बायोप्लास्ट का नाम फ्लेमिंग ने दिया था। क्लियर है? जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो आपका बेंडा नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था भाई आपका? बेंडा नामक साइंटिस्ट ने। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का क्या कहा जाता है? बिजी ऑर्गन कहा जाता है। कॉलिकर ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था? देखा था। बायोप्लास्ट नामकरण किसने किया था आपका? फ्लेमिंग ने किया था। जबकि बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया था? नामकरण किया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? बेंडा ने क्या, सॉरी फ्लेमिंग ने क्या किया? फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था, या इसको इलियोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलियोप्लास्ट कहेंगे या बायोप्लास्ट कहेंगे। दूसरा लिखेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? उसको ग्रेनुलर के रूप में था, ग्रेनुलर के रूप में दिखाई दिया। किसके लिखिएगा? कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को किस रूप में दिखाई दिया? ग्रेनुलर के रूप में देखा था। किस में देखा था? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इंसेक्ट में देखा था। किस में देखा था? तो इंसेक्ट में। और बायोप्लास्ट ने क्या किया था? इसको फ्लेमिंग बोल दिया था। ठीक है? और ये फ्लेमिंग ने जब बायोप्लास्ट दिया था तो अल्टमान ने भी इसका सहायता किया था। किसने किया था? अल्टमान ने। लिखिएगा, ध्यान सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का क्या कहा जाता है? बिजी सेल ऑर्गन। कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। किस में देखा? इंसेक्ट में। किस रूप में दिखाई दिया? ग्रेनुलर, मतलब कण के समान। तो बायोप्लास्ट नामकरण किसने किया? फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग जब ने बायोप्लास्ट नाम दिया तो इसका सहायता कौन किया था? अल्टमान ने बताया था कि हाँ भाई फ्लेमिंग ने उसको बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया था? आपका नामकरण किया था। क्लियर हुआ तक के? आगे लिखेंगे, इसकी डायमीटर लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया की। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास। लिखिएगा 0.2 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक होता है। मतलब डायमीटर कितना होगा भाई आपका? मतलब 0.2 से 1 माइक्रोन तक के होता है डायमीटर। कितना माइक्रोन होगा भाई? 0.2 से 1 माइक्रोन तक का होगा डायमीटर। फिर इसकी लेंथ लिखिएगा। लेंथ कितना होता है आपका? मतलब 1 से लेकर कितना से कहता है भाई? 1.0 से लेकर 4.0 माइक्रोन तक के होगा। ये लेंथ हुआ। ध्यान से समझिएगा। लेकिन सेल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? सेल के साइज के ऊपर। अगर सेल का साइज बड़ा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी क्या होगा? उसमें बड़ा होगा। क्लियर हुआ? और ध्यान से सुन लीजिएगा, इधर देखिएगा। जैसे ये कोई एक सेल है तो जरूरी नहीं है कि एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक ही हो। आया समझ?
माइट्रोकांड्रिया की संख्या 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। आया समझ? नहीं आया? इसी कारण सबसे अधिक जो माइट्रोकांड्रिया होता है वो मनुष्य के कहाँ पाया जाता है? आपका लीवर पे। कितना सा होता है? तो 1600। क्लियर? मतलब माइट्रोकांड्रिया का मतलब जो जगह होगा, ठीक, वो फिक्स नहीं होता। क्लियर हुआ? माइट्रोकांड्रिया का जगह फिक्स नहीं होता। माइट्रोकांड्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करता है? वो गति करते रहता है वो। क्लियर हुआ यार? इसके बाद लिखिएगा, इसमें मैं बता दिया। देखिएगा डायमीटर कितना होगा? 0.2 से कितना होगा? 1 माइक्रोन होगा। ठीक, लेंथ होता है 1.0 से लेके कितना माइक्रोन होगा? 4 माइक्रोन होगा। ये क्या होगा? उसका लेंथ हो गया। और हर एक सेल पे माइट्रोकांड्रिया की संख्या क्या होती है? अलग अलग होगा। हर एक सेल पे माइट्रोकांड्रिया की संख्या क्या होगा? अलग अलग। किसी में 5, किसी में 10, किसी में 100, किसी में 200, ऐसे रहता है। अलग अलग कुछ क्या रहता है। लेकिन माइट्रोकांड्रिया का स्थान फिक्स नहीं होता। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, माइट्रोकांड्रिया का स्थान फिक्स क्यों नहीं होता। इधर देखिएगा, जैसे अगर हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए हमको? एनर्जी। अब हमको यहाँ पास एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पास के पूरे जितने माइट्रोकांड्रिया होगा सब यहाँ के क्या हो जाएगा? संग्रहित हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पास पूरे एनर्जी रहेगा। क्लियर हुआ? बाल को ऐसे पकड़ते हैं तो उठेगा क्या? नहीं उठेगा। लेकिन एक बाल को उठाओगे तो आसानी से क्या हो जाता है? उठ जाता है। क्लियर हुआ? मतलब जितने भी माइट्रोकांड्रिया रहेगा सब एक जगह आके क्या हो जाता है? वो संग्रहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रदान करता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ है तक के? कोई डाउट कहीं पास? सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाएगा? तो आपको लीवर सेल पे। नेक्स्ट लिखिएगा, इसका लिखिएगा अमीबा में 5 लाख माइटोकांड्रिया पाया जाता है। लिखिएगा अमीबा में 5 लाख माइटोकांड्रिया पाया जाता है। अमीबा में कितना पाया जाता है? 5 लाख माइटोकांड्रिया पाया जाता है। अमीबा का नाम लिखिएगा, कौन सा स्पीसीज है अमीबा का? तो उसको कहते हैं कॉस्कॉस, CAOS, कॉस्कॉस बोलते हैं। ये अमीबा का नाम है। ठीक है, जिसमें कितना पाया जाता है? 5 लाख माइटोकांड्रिया पाया जाता है। उसके बाद लिखिएगा 2 बार कॉस्को। हाँ, वो इसका जो वो नाम है यार, क्या बोलते हैं उसका? बॉटनिकल नेम है या उसका जंतु नेम है? प्रोटिस्टा है तो आपका वो। क्लियर? हमेशा क्या होता है? बाइलिएट, मतलब कितना मेम्ब्रेन, क्या नाम से होता है? द्विनाम पद्धति सब जगह चलता है। पहला नाम क्या होता है आपका? जीनस का। सेकंड नाम क्या होता है आपका? स्पीसीज का। ये हम अलग बात है कि हम पहला क्या नाम किसको लिखते हैं? स्पीसीज का। जीनस का नाम बाद में लिखते हैं। जैसे पूरा नाम क्या लिखती हूँ? माया भास्कर। ये देखिएगा, लिखिएगा, ये माया क्या है? स्पीसीज है। और भास्कर क्या है? जीनस है। हम उल्टा लिखते हैं ना। लेकिन जब आपका क्या हो जाएगा? PhD अवार्डेड होने वाला रहेगा, जब रिसर्च पेपर लिखोगे तो पहला लिखाएगा भास्कर, फिर यहाँ पास लिखाएगा माया। आया समझ? नहीं आया? तो हमेशा पहले क्या लिखाएगा उसमें? सरनेम, फिर बाद में क्या लिखाएगा आपका? स्पीसीज। क्लियर हुआ? तो हम अपोजिट लिखते हैं। आया समझ यार? पहला हम किसको लिख देते हैं भैया? अपन स्पीसीज को लिखते हैं, बाद में जीनस को लिखते हैं। लेकिन लिखाना चाहिए क्या? पहले जीनस, फिर बाद में स्पीसीज। जैसे साउथ के देखना, साउथ के लोग पहले क्या लिखते हैं? जीनस लिखते हैं, बाद में स्पीसीज लिखते हैं ना। बी के माया, ठीक है, बी भाया, नहीं है समझ? M भट्टाचार्य, नहीं है समझ यार? तो लोग पहले जीनस को लिखते हैं, बाद में स्पीसीज को लिखते हैं वो लोग। क्लियर हुआ? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पहले स्पीसीज को लिखते हैं, बाद में जीनस को। क्लियर हुआ? आगे लिखिएगा। अब देखते हैं माइट्रोकांड्रिया की क्या देखते हैं भैया अपन? संरचना। तो इधर देखिएगा, सबको पता है माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? आपका पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, लिखिएगा माइट्रोकांड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहा जाता है। लिखिएगा माइट्रोकांड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहा जाता है। ये तो बता दिया था, बीजी सेल ऑर्गन होता है। दूसरा लिख लीजिएगा एक्टिव सेल ऑर्गन होता है। लिखिएगा इसको एक्टिव सेल ऑर्गन के भी नाम से जाना जाता है। लिखिएगा इसको बैटरी ऑफ सेल ऑर्गन कहा जाता है। लिखिएगा इसको बैटरी ऑफ सेल ऑर्गन कहा जाता है।
हाँ, मतलब सेल ऑर्गन का क्या कहा जाता है, इसको बैटरी कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, इसको कोशिका का क्या कहा जाता है, सेल अंग का बैटरी कहा जाता है। दूसरा इसको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहा जाता है। दूसरा ये क्या होता है, सबसे बिजी और एक्टिव सेल ऑर्गन होता है। क्लियर है, इसमें एनर्जी क्या होता है, एटीपी के रूप में स्टोर होता है। ये देखिएगा आप स्ट्रक्चर, आप क्या देखते हैं भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब स्ट्रक्चर से समझिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हमको एग्जाम पॉइंट करना है, हमको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, बाकी हमको कचरा टाइप को नहीं देखना है। हमको थ्योरी ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब थ्योरी जो इम्पोर्टेंट हो, जहां से क्वेश्चन आता है उस टाइप का पढ़ेंगे, बाकी को कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इधर समझिएगा, पहले पॉइंट टू पॉइंट मैं बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ क्या होता है, बाइलेयर मेम्ब्रेन। जितने भी सेल ऑर्गन, पहले समझ लीजिएगा, जितने भी कोशिका अंग होगा उन सभी में बाइलेयर मेम्ब्रेन उपस्थित होगा। मतलब दो तरीके क्या होगा, झिल्ली होगा, केवल राइबोसोम को छोड़ के। मतलब राइबोसोम में कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता, मतलब मेम्ब्रेन लेस होता है। क्लियर हुआ है तक के, तो डाउट कहीं पास? तो जितने भी सेल ऑर्गन रहेगा सब कितना लेयर रहेगा आपका, बाइलेयर मेम्ब्रेन रहेगा। तो बाइलेयर मेम्ब्रेन मतलब जो बाहर होगा उसे कौन सा मेम्ब्रेन कहेंगे अपन, आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर को अपन क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, इनर मेम्ब्रेन। अब ध्यान से समझिएगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों की मोटाई, मतलब आउटर मेम्ब्रेन की मोटाई कितना होगा आपका, 75 एंगस्ट्रॉम। अंदर का भी मोटाई कितना होगा आपका, 75 एंगस्ट्रॉम। मतलब ऐसा कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई 75 से कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 7, इसी के मध्य होता है। क्लियर हुए हैं तक के? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सब सिर्फ किसका बना होता है, तो लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है भाई, लाइपोप्रोटीन का। कंफ्यूज नहीं होना, दुनिया का कोई भी मेम्ब्रेन हो हमेशा किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का। और मेम्ब्रेन की मोटाई कितना होगा आपका, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होगा। क्लियर हुआ? अब जो क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा, ये देखिएगा, दोनों झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है, दोनों झिल्ली के क्या होता है, बीच में जो स्पेस होगा उसको स्पेस को कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस। क्या कहेंगे भाई, पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस कहते हैं। अब इसी को ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। इधर देखिए आप, पहला मेम्ब्रेन तो पढ़ा दिया, दूसरा कहता है दोनों झिल्ली के बीच को हम क्या कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस कहते हैं। जब आपको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब ये कहाँ रहता है, तो साइटोप्लाज्म में रहता है। कहाँ रहता है ये, साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा, ये अंदर पे जो द्रव भरा है वो कौन सा द्रव है आपका, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है आपका, सेल ऑर्गन। जो कौन सा सेल ऑर्गन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जब साइटोप्लाज्म में कौन सा साइकिल चलता है आपको पता होना चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। कौन साइकिल चलता है, ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ चलता है, तो साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य पे। क्लियर हुआ? कोशिका द्रव्य में जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया चलती है तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होता है वो अंत में किसका निर्माण करता है, पैरविक एसिड का निर्माण करता है। ये पता है आप लोग को? क्लियर हुआ? ग्लाइकोलाइसिस में अगर पढ़े होगा आप लोग, मतलब क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाएगा, फिर फ्रक्टोज बनाएगा, फ्रक्टोज 6 डाइफास्फेट बनाएगा, फिर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बनाएगा, फिर 3 डाइफास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फिर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड होगा, फिर 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड होगा, अंत में क्या बनेगा, 2 पायरुविक एसिड। मतलब अंतिम उत्पाद क्या हुआ हमारा, पायरुविक एसिड। क्लियर हुआ तक के? फिर ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी का हमको प्रॉफिट होता है, तो 8 एटीपी। अभी ये सब को भूल जाओ, सिर्फ याद रखना ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ हो रही है, तो साइटोप्लाज्म में। और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से अंत में कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, तो 2 पायरुविक एसिड। मतलब 2 मॉलिक्यूल वाला है, कितने कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कितने मॉलिक्यूल वाला है, 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन, तो 3 कार्बन। कौन सा है, तो पायरुविक एसिड। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब देखिएगा क्या होता है, ध्यान से समझिए अब ना।
यही जो पायरुविक एसिड होता है, क्या होता है भाई आपका? पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसेगा। किसके अंदर घुसेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों झिल्ली के बीच में जो पायरुविक एसिड से क्या बनता है भाई आपका? एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होगा। इसी जगह पर 2NADPH2 का क्या होगा? उपयोग होगा और 2NADP का क्या होगा? निर्माण करेगा। क्लियर हुआ है तक के? मतलब यहाँ पास आपको पता है पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तो यहाँ पास क्या बनता है? 2NADP बनता है। 2NADP मतलब इधर देखिए आप, एक NADPH2 बराबर कितना ATP बनता है भैया आपका? कितना ATP होता है? हट रे गधो, 3। एक NADPH2 और कितना ATP होता है? 3 ATP होता है। क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले बता रहा हूं यहाँ से। 2 NADPH2 है, हाइड्रोजन को डिहाइड्रोजन हो गया, बाहर निकल गया, बचा क्या? 2 NADP बचा। तो आपको पता होना चाहिए एक NADPH2 बराबर कितना ATP होता है? 3 ATP। तो यहाँ पास कितना NADPH2 है? 2 है, तो 3 दूनी कितना बनेगा? 6 ATP। और ये 6 ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्ली के मध्य बनता है। क्लियर हुआ? और क्यों बनता है? क्योंकि पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम। ध्यान से समझिएगा। अगर पूछा आपसे कि एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्ली के मध्य पे। एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होने के लिए कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 6 एटीपी का। वो भी 6 एटीपी कैसे बनता है? तो इनडायरेक्ट बनता है। लिख लो इसको, एक लाइन में लिखेगा एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण। उसको भी बता दीजिए पायरुविक एसिड से। हाँ, लिखिएगा, वो तो पढ़ोगे आगे फिजियोलॉजी में। लिखिएगा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। लिखिएगा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। जिससे इनडायरेक्ट रूप से 6 एटीपी का निर्माण होता है। जिसे इनडायरेक्ट रूप से 6 एटीपी का निर्माण होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्ली के मध्य होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्ली के मध्य होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्ली के मध्य होता है। क्लियर हुआ तक के? अब मैं आपसे पूछा एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कहाँ होगा? तो दोनों झिल्ली के मध्य पे। मैं पूछा कितना NADPH2 बनता है यहाँ पास है? तो 2। अब वो इनडायरेक्ट रूप से एटीपी बन रहा है, इस कारण उसको कितना एटीपी होगा आपका? 6। क्लियर हुआ तक के? ये गांठ बांध के लिख लो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन बनता है जिसे पूछता ही है। दूसरा देखिए, यहां तक के समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, अब जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये दोनों झिल्ली के बीच में बन गया। अब बना कि नहीं बनाया? अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है ये मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन सा मेम्ब्रेन होगा? इनर मेम्ब्रेन। तो लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ETS साइकिल चलता है। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर में ETS साइकिल चलता है। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर पे ETS साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलता है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आपको बता देता हूं मैं, लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम पाया जाता है। साइटोक्रोम इधर सुन लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। इधर देखिएगा, अगर पूछा साइटोक्रोम किसमें पाया जाता है तो सिर्फ किसमें पाया जाता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर क्वांटोसोम पूछ दिया, ध्यान समझिएगा,
साइटोक्रोम पूछा तो कहाँ होगा वो? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोक्रोम मतलब होता है ऑक्सीकरण की क्रिया। और जहां अगर क्वांटोसोम पूछा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो माइटोकॉन्ड्रिया का ना होकर वो क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। आया समझ? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहेगा आपका? साइटोक्रोम। क्लियर हुआ? और क्लोरोप्लास्ट में क्या रहेगा आपका? क्वांटोसोम रहेगा। क्लियर हुआ यार? नहीं है समझ? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहेगा आपका? साइटोक्रोम। और क्लोरोप्लास्ट में क्या रहेगा आपका? क्वांटोसोम। क्लियर हुआ? इधर देखिए, इधर देखिए। अब जैसे ही अंदर आते हैं तो ये आपको ये जो फोल्डिंग नुमा संरचना दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? फोल्डिंग नुमा संरचना। तो इस फोल्डिंग नुमा संरचना को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहेंगे इसको? क्रिस्टी। ये देखिएगा, ये फोल्डिंग नुमा संरचना को हम क्या कहेंगे भाई? क्रिस्टी कहेंगे। इधर ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जितना ज्यादा मात्रा में क्रिस्टी मिलेगा, कितना मात्रा में? जितना अधिक मात्रा में क्रिस्टी मिलेगा उतना ही अधिक मात्रा में ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या रहेगा आपका? संग्रहित होगा। ध्यान समझिएगा, ये जैसे जितना फोल्डिंग नुमा ऐसे संरचना रहेगा उतना ही अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होगा? इसमें संग्रहित होगा। पहला क्लियर हुआ? आ गया समझ? मतलब जितना अधिक मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहेगा आपका? क्रिस्टी रहेगा, उतना ही अधिक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या रहेगा आपका? वो संग्रहित रहेगा। क्लियर? किसके अगर पूछा एटीपी किसके ऊपर डिपेंड रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया के, तो क्रिस्टी के ऊपर। जितना ज्यादा क्रिस्टी आपस में फोल्डिंग नुमा संरचना रहेगा, ऊर्जा उतना अधिक मात्रा में क्या होगा? वो संग्रहित होगा। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट देखिए, अब घर में हीटर है, देखे हो? घर में हीटर का जब स्प्रिंग नजदीक रहता है तो उसमें एनर्जी क्या होता है? ज्यादा बनता है। जब स्प्रिंग दूर हो जाता है तो एनर्जी क्या बनता है? कम बनता है। क्लियर हुआ है तक के? आ गया समझ? अब दूसरा देखिएगा, इधर को देखिए। आप मैं एक एक पॉइंट बताते जा रहा हूँ, बस उसको पॉइंट को रखना है। ठीक, अब देखिएगा, इसी माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में ऐसे क्या पाया जाता है? F1 पार्टिकल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसी क्रिस्टी पे? F1 पार्टिकल। इधर देखिए, ये कौन सा पार्टिकल होगा? F1 पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? F1 पार्टिकल। देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अरे बंद करिए दीप्ति। लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में क्या होता है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर हुआ है तक क्या? कोई डाउट कहीं पास? लिखिएगा, इसका नंबर लिखिएगा, F1 पार्टिकल का नंबर। ठीक, और इसी F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम। लिखिएगा, F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम कहा जाता है। इसकी नंबर लिखिएगा, 10/4 से कितना होता है आपका? मतलब 10/4 से कितना हो सकता है? 10⁻6 तक के नंबर होता है इसकी। वो नंबर कैसे सर हो सकता है? मतलब इसकी नंबर, जैसे एक क्रिस्टी होता है ना, उसमें इसकी जो संख्या होती है वो 10 की पावर कितना होगा आपका? 4 से लेकर क्या होगा? 10 की पावर 6 तक की इसकी नंबर होती है। एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं उसी को। सर एक बार नंबर बोल दीजिए तो। 10⁻4 से लेकर 10⁻6 तक के होता है इसकी नंबर। सर एक क्रिस्टी में 4 या 6 F1 पार्टिकल। लिखिएगा, इस F1 पार्टिकल की जो खोज किया था वो मोरान ने किया था। लिखिएगा, मोरान। F1 पार्टिकल की खोज किसने किया था? तो मोरान ने। मोरान नामक साइंटिस्ट ने ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में श्वसन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। इस कारण इसको कौन सा सोम कहा जाता है? तो ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्लियर हुआ? इधर देखिए भाई, F1 पार्टिकल में को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीसोम। इसका नंबर कितना होगा? 10⁻4 से लेकर 10⁻6 तक होगा। इसको अध्ययन किसने किया था F1 पार्टिकल को? तो मोरान ने। और उन्होंने बताया था कि F1 पार्टिकल में कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर हुआ है तक के? आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो अंदर पे द्रवनुमा संरचना भरा रहता है, पूरे द्रव भरा होता है, उस द्रव को कहते हैं हम मैट्रिक्स कहेंगे। उस द्रव को क्या कहते हैं भैया पर? मैट्रिक्स। तो अगला हेडिंग डालिएगा, मैट्रिक्स। इसी में इधर देखिए मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है। लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल।
कौन साइकिल चलता है भैया आपका? क्रेब्स साइकिल। इधर देखिए, आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र पे कितना एटीपी का निर्माण होता है? 8 रे गध हो 24 एटीपी का। इधर देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। कितना एटीपी बनेगा? 24 एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्ली के बीच में कितना एटीपी बना, मैं आप लोग को बताया 6 एटीपी। और ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी बनता है आपका? 8 एटीपी। तो ग्लूकोज के एक अणु जब टूटता है तो कितना एटीपी बनेगा आपका? अब क्लियर हुआ? नहीं आया? ध्यान से समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा साइकिल चलेगा? क्रेब्स साइकिल। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स में कितना एटीपी बनेगा? तो 24। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्ली के बीच में पूछा तो क्या बनता है आपका? 6। और ग्लाइकोलाइसिस में कितना बनेगा? तो 8। लेकिन ध्यान से समझिएगा, पहले इधर समझ लीजिएगा। अगर पूरे क्रेब्स साइकिल पूछ दिया, पूरे क्रेब्स साइकिल में या टोटल क्रेब्स, एक शब्द पूछा टोटल क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी बनेगा, तब वहां पास क्या लिखोगे? 30 एटीपी। टोटल एक शब्द लिखा तो क्या शब्द लिखा? वो टोटल क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी बनेगा? तो 30 एटीपी। क्यों 24 और 6 को 30 करते हैं? इधर सुन लो, इधर सुनिएगा। इसको मिटा रहे हैं फिर बना दे रहे हैं। अभी क्लियर हुआ है? ध्यान से, इधर साइड में बता देता हूं मैं आपको। मिटा दो इसको यार, फिर आगे बता रहे हैं इसी का। इसको समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है कि उधर रेस्पिरेशन में पढ़ोगे ही। नहीं, बता दीजिए सर। नहीं, उसमें अच्छे से पढ़ते सर। उधर पढ़ोगे ही, उधर तो पढ़ोगे, इधर देख लो पहले, समझ लो। ये बनता है आपका, क्या बनेगा? पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। फिर एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनता है? CCIO अल्फा SSFM और O। ये क्रेब्स साइकिल है। मतलब पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहाँ पास क्या बनता है? 2NADPH2 बना, मतलब कितना एटीपी बनेगा? 6 एटीपी। ये कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्ली के बीच में। अब एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ घुसेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनेगा? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड से क्या बनेगा? C से कोलेटिक एसिड। C से क्या बनेगा? आइसोसाइट्रिक एसिड। फिर क्या बनेगा? ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। ये सब कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन। एक कार्बन यहाँ से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा कितना? 5 कार्बन। 5 कार्बन वाला कौन सा तत्व होता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। फिर एक कार्बन ऐसा क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो बचता है कितने कार्बन? 4। तो सक्सेनाइल कोएंजाइम, फिर सक्सेनिक एसिड, फिर ब्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इधर का टोटल 4, इधर का 6, बीच वाला 5। तो इसको पूछता है 5 कार्बन वाला तत्व कौन सा है? तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। क्लियर हुआ? नहीं आया? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में बनता है आपका 24 और इसको मिला देते हैं 6, तो क्या हो गया आपका? 30। तो टोटल क्रेब्स साइकिल में पूछेगा कितना एटीपी बताओगे? 30 एटीपी। और क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी बनेगा? तो 24। टोटल पूछा तो 30, केवल क्रेब्स साइकिल बस पूछ दिया तो 24। आया समझ? अगर यहाँ से दिया है एसिटाइल कोएंजाइम से तब, अगर डायग्राम से दे दिया ऊपर से, तो यहाँ पास टोटल कितना हो जाएगा आपका? 30। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना। नहीं है समझ? 24 क्रेब्स साइकिल का, 6 कितना है? दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के मध्य है। और 8 एटीपी कहाँ है? तो ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितना एटीपी बनेगा? 38 एटीपी। और ऑक्सीजन के एब्सेंट में पूछ दिया तो 2 एटीपी। और अगर पौधे के ओल्ड सेल पूछ दिया तो 36 एटीपी। प्लांट का ओल्ड सेल लिख लो कहीं पास ऐसे नोट करके। पादप की पुरानी कोशिकाओं में 36 एटीपी का निर्माण होता है। लिखना है तो लिख लो PPP। उसी को क्या कहते हैं? PPP। ये देखिएगा, PPP या उसी को कहते हैं संट, या उसी को कहते हैं हेक्सोज मोनोफास्फेट। ये देखिएगा, इतना नाम है उसका। इधर देखिएगा, 36 एटीपी कहाँ बनता है? पेंटोज फास्फेट पाथवे, PPP साइकिल बोलते हैं पादप में। दूसरा उसी को बोलते हैं संट। बोलते हैं ना गांजा पी के भुकवाया है, मतलब संट है। तो संट मतलब कौन सा होगा? पेंटोज फास्फेट पाथवे, संट बोलते हैं उसी को। या उसी को क्या कहते हैं? हेक्सोज मोनोफास्फेट बोलते हैं। इन तीनों का एक ही नाम है। इस कारण इसमें कितना एटीपी का निर्माण होगा? तो 36 एटीपी। कंफ्यूज नहीं होना, अभी पढ़ाएंगे बाद में, फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो। क्लियर हुआ तक के? आगे बढ़े आप। इधर देखिए,
5 कार्बन वाले को क्या बताया? क्या बोले? 5 कार्बन वाला अभी भूल जाओ, जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब बताएंगे। उसको कहते हैं 5 कार्बन वाले को अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ये शायद ये सेट में पूछा था एक बार, ठीक है। उसके लास्ट में क्या उत्पाद बनता है सर, वो आया था किसमें? इसी पैरवी के सी वैसे कुछ था आंसर उसका। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। हाँ तो ग्लाइकोलाइसिस अभी नहीं बताया रे, पायरुविक एसिड नहीं, हाँ वो नीट में पूछा था उसको, हाँ आया। ठीक है। इधर देखिएगा, अगला देख रहे थे अपन, क्या देख रहे थे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया खत्म नहीं हुआ, इधर देखिए आप। अभी हम कहाँ पहुंचे थे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ पहुंचे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सबसे अधिक मात्रा में एंजाइम्स पाया जाता। मतलब अगर पूछेगा क्रेब्स साइकिल से संबंधित एंजाइम्स कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लिखिएगा सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है एंजाइम, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। लिखिएगा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एंजाइम संबंधित एंजाइम्स पाया जाता है। इन सबसे संबंधित एंजाइम्स पाया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इन संबंधित क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंजाइम्स पाया जाता है। हो गया? लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में ही 55 राइबोसोम पाया जाता है। लिखिएगा 55 राइबोसोम पाया जाता है, 55S राइबोसोम। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलेगा। कौन सा राइबोसोम मिलेगा? 55S राइबोसोम, ठीक। और 55 कितने सब यूनिट से बना होता है? तो 2 सब यूनिट। पहला कितना होता है? 35, और दूसरा कौन होता है आपका? 25। ये 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। क्लियर हुआ? अभी तक क्या आप लोग कितना पढ़ते थे? 80, ठीक। मैं आप लोग को बताया था मनुष्य में कितना राइबोसोम पाया जाता है? अभी आपका 55S राइबोसोम पाया जाता है, जो कितने सब यूनिट से मिलके बना है आपका? 2। पहला कौन सा सब यूनिट है आपका? 35, दूसरा कौन सा आपका? 25। क्लियर हुआ? ये दोनों सब यूनिट से। और एस मतलब क्या होगा यार? डायरेक्ट सब यूनिट, मतलब उसका कौन सा वैज्ञानिक है? सैंडी मेंसन रे गधो अवसादन। क्लियर हुआ? उसी को क्या कहते हैं? सैंडी मेंसन या अवसादन कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या कोई डाउट कहीं पास? आ गया समझ? आगे बढ़े, ठीक। अब इधर देखिएगा, लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ग्वानिन और साइटोसिन की संख्या। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा अधिक होती है। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा अधिक होती है। लिखिएगा, हो गया? लिखिए इसी में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए केवल 1% पाया जाता है। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए केवल 1% पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए केवल 1% पाया जाता है। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गोलाकार डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गोलाकार डीएनए पाया जाता है, जो सिंगल स्ट्रैंड भी होता है और डबल स्ट्रैंड भी होता है। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गोलाकार डीएनए पाया जाता है। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गोलाकार डीएनए पाया जाता है, मतलब सर्कुलर डीएनए। जो कैसा स्ट्रैंड होगा आपका? सिंगल स्ट्रैंड, या दूसरा क्या कहता है वो? डबल स्ट्रैंड, ठीक। ध्यान से समझिएगा, इसके जो डीएनए होता है इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की और सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता पाई जाती है। इसी कारण इसको लिख डाले हो ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहते हैं, ठीक।
इसके माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में क्या पाया जाता है? सेल्फ रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन की क्या पाई जाती है? क्षमता। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहा जाता है। हो गया, आगे बढ़े। क्या कहा जाता है इसको भाई? एप्लीकेशन कहाँ बोले? इसके डीएनए में होता है रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। हो गया, लिख लिए? क्लियर हुआ यार? सर क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस सेल। देखिएगा मैमल के मैमल में कितने राइबोसोम लिखे हो आप लोग? 55 है। अब लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रोटीन सिंथेसिस 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रोटीन सिंथेसिस 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कितने राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 70s। और जहां 55s लिखे वो तो मैमल्स का हो गया। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रोटीन सिंथेसिस 70s राइबोसोम उपस्थित होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कितना एस होता है अभी आपका? 70s राइबोसोम उपस्थित होता है। ध्यान समझिएगा, अभी जो 55s लिखे वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहेगा, लेकिन वो कौन से मैट्रिक्स में रहेगा? तो मनुष्य के मैमल्स वाले में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया पे। आया समझ? प्लांट में नहीं रहेगा। नहीं आया समझ? मनुष्य में अगर पूछेगा कितना रहेगा आपका? 55s। अगर पूछा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कितना एस राइबोसोम पाया जाता है, अगर ऑप्शनल दिया वहां पास कौन कौन, इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा सेल है आपका? यूकैरियोटिक है। कौन सेल है आपका? ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में होता कितना राइबोसोम है आपका? 80s राइबोसोम। लेकिन इसमें 70s राइबोसोम इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस क्या रहता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या रहेगा? एब्सेंट। इस कारण इसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है। और 70s राइबोसोम का काम होता है, क्या काम होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक, आगे समझ आ? अगर पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है तो 70s राइबोसोम। क्वेश्चन पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, तब वहां पास लिखोगे आप लोग 55। कंफ्यूज नहीं होना है। जहां मैमल्स पूछेगा वहां 55 और केवल माइटोकॉन्ड्रिया बस पूछेगा तो 47। आया समझ? नहीं आया? जहां एक शब्द पूछा मैमल तब वहां पास 55 और मैमल अगर शब्द नहीं दिया है तो केवल क्या लिखोगे? 47। आया समझ? और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का क्या करना? संश्लेषण। सबसे छोटा सेल ऑर्गन वही होता है, राइबोसोम ही है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन क्या रहता है? एब्सेंट। आगे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो इसको। क्लियर हुआ? तो इसको लिखिए, सर्कुलर डीएनए को लिख लिए। इसमें क्या पाई जाती है? हाँ, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन की क्षमता। दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में एंजाइम्स कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्लियर हुआ? और लिखिए इसमें थोड़ा सा। इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस भाई सेल ऑर्गन कहा जाता है, ये तो पता हो गया। अब लिखिएगा, लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में फ्यूजन होता है। फ्यूजन द्वारा होता है, वेजिटेटिव बोलते हैं ना। बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है? वो फ्यूजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में फ्यूजन होता है। फ्यूजन, एक कोशिका से दो कोशिका बनता है। हो गया? बस इतना ही है यार। इसको कोशिका का क्या कहा जाता है? आपका पावर हाउस कहा जाता है। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में मेटाबॉलिज्म की क्रिया भी होती है, उपापचय की क्रिया। लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म की क्रिया मतलब क्या होता है आपका? उपापचय की क्रिया होगी। हो गया? लिख लिए यार? तो डाउट कहीं पास? उपापचय बताना थोड़ी पड़ेगा। मतलब भोज्य पदार्थ का बनना क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक। अब भोज्य पदार्थ का पचना क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिक। दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? तो चलिए बताइएगा, मनुष्य में एनाबॉलिक की क्रिया कहाँ हो रही है? अरे गधो, जब मैं बोल दिया एनाबॉलिक, दोनों बोली क्या कहलाता है? कैटाबॉलिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा रे? माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा।
नहीं आया समझ। और अधिक मात्रा में मेटाबॉलिज्म क्रिया कहाँ होती है मनुष्य के शरीर के? आठ रे गधो, लीवर पे रे गधो, वहीं पास भोज्य पदार्थ क्या होता है, बनता है। इधर देखो, अरे कैसे करते तुम लोग यहाँ। मेटाबॉलिज्म की क्रिया दो होगा, पहला एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या होगा, कैटाबॉलिज्म। खाए क्या, ग्लूकोज। शरीर में बना क्या, तो खाए और बना ये क्या हुआ, और इसका दिन प्रतिदिन धीरे धीरे क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो तोड़ रहे हो। तो तोड़ रहे हो तो क्या कहलाएगा वो, और दोनों क्रिया एक साथ क्या कहलाया, और दोनों क्रिया कहाँ हो रहा है, कौन से ऑर्गन में, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे। और शरीर के किस अंग में पूछ लेगा तो मनुष्य के शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है, गुड। आपको कोई मारेगा तो आपका जो भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होगा वो किस रूप में कन्वर्ट होगा। जैसे अभी हम मारेंगे आपको तो आप दौड़ के भागोगे, तो जो ग्लाइकोजन होगा वो आपके शरीर में किस रूप में टूटेगा, हो जब बोल दिया ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन टूटता किसमें है, ग्लूकोज में। तो तुरंत एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, नहीं आया समझ, सुन लो इधर ध्यान समझिए। हाँ नहीं समझ आया होगा ना, हम बता रहे हैं। इधर देखिए, आप ग्लूकोज खाए, आपके शरीर में टूट के क्या बना, मतलब मनुष्य के शरीर में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन। ठीक, अब ग्लाइकोजन एक बार सुबह खाना खा लिए, आपके शरीर में ऊर्जा क्या हो गया, बन गया। अब आपको खाना नहीं दिया गया तो ये ग्लाइकोजन आपका धीरे धीरे क्या होगा, टूटेगा। और टूटेगा किस रूप में टूटेगा, वो ग्लूकोज के रूप में। तो ये आपको तुरंत एनर्जी प्रदान कर रहा है। ये लॉन्ग टाइम का एनर्जी है और ये क्या है, शॉर्ट टाइम का है। जब आप स्कूल में ऐसे लाइन में खड़े रहते थे तो आपको चक्कर मार देता था, क्या मार देता था, चक्कर। तो क्या खिलाते थे, ग्लूकोन डी खिलाते थे। तुरंत एनर्जी कौन देगा, ग्लूकोज। आया समझ, अभी भी नहीं आया, मतलब तुरंत एनर्जी कौन देगा, तो आपका ग्लूकोज। आया समझ, ये लॉन्ग टाइम का एनर्जी है ग्लाइकोजन, ये टूटता है ग्लूकोज में। इसी कारण तो डायबिटीज पेशेंट क्या खाता है, ग्लूकोज। तो उसके शरीर में ग्लाइकोजन बनता है क्या, नहीं बनता। इसी कारण उसको हर एक घंटे में क्या खाना पड़ता है, ग्लूकोज। हर घंटे में कुछ कुछ खाता है ना वो, अरे खाता है भाई, डायबिटीज पेशेंट देखिएगा हर एक घंटा 2 घंटा में खाता है। क्यों, क्योंकि उसके शरीर में ग्लाइकोजन का निर्माण नहीं होता। आया समझ, अगर वो नहीं खाया तो टपक जाएगा, एनर्जी नहीं बचेगा उसके शरीर पे। नहीं आना तो समझ, बन जाएगा ये। आगे बढ़े, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग का क्या हो गया, खत्म। ठीक, दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिए आप लोग प्लास्टिड्स। क्या, प्लास्टिड्स, अरे आया कि नहीं आया, समझ आ गया आप लोग को, आया कि समझ। अभिनव मतलब वो क्या बोलते हैं आपका, हाँ जी बोलिए। सर डायबिटीज वालों को तो ग्लूकोज का बॉटल नहीं देते हैं ना। हाँ ग्लूकोज का बॉटल नहीं देते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो खाएगा कोई भी भोज्य पदार्थ तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए उसको अधिकतर खाना पीने में स्टार्च दिया जाता है। ठीक, जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं दोनों अलग अलग है, पहले सुन लो भाई। इधर देखिएगा आप लोग, पहले समझिएगा, उसको हमेशा पत्ता वाला चीज खिलाया जाता है। हमेशा क्या खिलाया जाता है, पत्ता वाला, फल फूल खिलाना रहता है। ठीक, अरे सुन लो, अरे यार समझो करो पहले। इधर देखो आप लोग, अधिक मात्रा में उसके लीफ वाला चीज खिलाया जाता है, पत्ती वाला चीज। ठीक, जैसे कि वो पालक भाजी खा सकता है, लाल भाजी खा सकता है, चौलाई भाजी, भाजी वाला आइटम पूरा खा सकता है, क्योंकि लीफ में केवल पौधे में क्या बनता है, क्लियर हुआ है तक, ये उसमें बनता है स्टार्च। क्लियर हुआ है तक के, इसका फार्मूला अलग होता है, मतलब C6H10O5। आया समझ, ग्लूकोज में क्या होता है, जल निकल जाता है, C6H12O6, इसमें जल आ जाता। आया समझ, नहीं आया,
इसलिए उसको जितना हो सके फल फूल खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं रहता। बोलते ना कि उसको केला दे दो कि दिक्कत हो जाएगा, कुछ नहीं होता केला में। सेब दे दो, कुछ नहीं होता, ठीक है। पपीता दे दो, कुछ नहीं होता। बीही दे दो, कुछ नहीं होता। मतलब जितना हो सके उसको फ्रूट दो, बल्कि ड्राई चीज को छोड़ के। जिस आया समझ? जैसे उसको क्या चावल नहीं दे सकते हो, क्लियर हुआ यार? गेहूं क्यों खाने के लिए बोलते हैं? गेहूं बोलते हैं ना क्योंकि स्टार्च रहता है। आया समझ? नहीं आया समझ यार? जिसको डायरेक्ट जितना भी खिला सकते हो उसको भर पेट खिला दो, इसको फल फ्रूट से कुछ दिक्कत नहीं होता। सर चावल में भी तो रहते हैं ना। उसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। और आलू में भी आया खिला समझ? सकते हैं। और आलू में भी स्टार्च, इन सब में स्टार्च की मात्रा क्या होती है? कम होता है। आया? वही उसकी मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। फल फूल में स्टार्च की मात्रा क्या रहता है? कम रहता है। जितना से ज्यादा हो सकता है उसको हरा भरा चीज खिलाओ बोलते हैं। आया समझ? हमेशा पेट भर खर के खाना चाहिए डायबिटीज पेशेंट को, कभी भी शरीर में कमजोरी नहीं करना चाहिए। आया समझ? ये है कि अगर वो बंदा दो चीज को छोड़ दे, ठीक, मतलब वो डायरेक्ट जो बनता है, डायरेक्ट वो बनता है। जैसे कि गुड़ खाएगा दिक्कत नहीं है, गुड़ खाएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी को गुड़ को अगर कन्वर्ट करके मीठा बनाया है तब वो दिक्कत है। आया समझ? नहीं है? जैसे शक्कर है, शक्कर को बनाया हुआ है, शक्कर का कोई दूसरा चीज बनता है, मीठा बन गया, तब उसको दिक्कत है डायबिटीज पेशेंट को। आया समझ? अगर हल्का हल्का से गुड़ खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बोलिए। गुड़ में कोलेस्ट्रॉल रहता है कि नहीं रहता है? गुड़ में तो कोलेस्ट्रॉल रहेगा ही भाई, ठीक, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जितना ज्यादा संतृप्त करते हैं उतना अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बनता है। जैसे कि मान लीजिएगा गुड़ नॉर्मल बना, गुड़ को फिर औटा दिए, फिर औटा दिए, तब वो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बनेगा यार, ठीक। ब्लड का प्यूरिफायर होता है, हीमोग्लोबिन बनता है, आयरन बढ़ता है उससे, ठीक। इंसुलिन लगाते तो क्या रिएक्शन करता होगा, यानी क्या बोले? वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन, अच्छा ग्लाइकोजन बनता नहीं है। ग्लाइकोजन नहीं बनता, इसी कारण तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो कन्वर्ट हो ग्लूकोज, ठीक। आपको बता देते हैं जीवन में कभी आपके शरीर में कमजोरी नहीं आएगा अगर दो चीज को अपना लोगे तो, जीवन में कभी भी नहीं आएगा। सुबह उठ के सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी लो और छोटा सा गुड़ खा लो। आया समझ? परमानेंट। आया समझ? हम इतना साल हो गया, हमको 36-35 साल हो गया, आज तक हमारा तबीयत खराब नहीं हुआ था। शादी के बाद थोड़ा सा खान पान अनबैलेंस हुआ था, तबीयत खराब हुआ था हमारा, ठीक। उसके बाद आज तक हम बेड नहीं पकड़े, ठीक। उसका सिर्फ दो ही है कि सुबह उठ के गर्म पानी पियो, छोटा सा गुड़ खाओ। सर उसमें एलडीएल होता है कि एचडीएल होता है? किसमें? गुड़ में? अरे यार नहीं पता यार हमको क्या होता है ये। वो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को बोल रहे हैं। अब कोलेस्ट्रॉल तो होता है ना, ठीक है। इधर देखिए, हाँ कोलेस्ट्रॉल रहता है भाई, लेकिन कम मात्रा में रहता है। आप इधर देखिए, चलिए हो गया। चलिए अगला लिखिएगा प्लास्टिड। इधर देखिएगा प्लास्टिड, पहले समझिएगा प्लास्टिड क्या है। ये देखिएगा प्लास्टिड, अगर पूछा प्लांट में सबसे बड़ा भाग, तो प्लांट में सबसे बड़ा भाग कौन होता है? आपका प्लास्टिड्स होता है। लिखिएगा प्लास्टिड्स को यूग्लोनाइड्स भी कहा जाता है, यूग्लोनाइड्स। प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? यूग्लोनाइड्स कहा जाता है। देखिएगा प्लास्टिक को यूग्लोनाइड्स कहा जाता है। ठीक, इधर देखिएगा। अब प्लास्टिक में क्या होता है? दो चीज होता है। एक तो प्लांट में क्या पाया जाता है? इसमें पिगमेंट्स भी मिलेगा, और दूसरा इसमें पिगमेंट अब्सेंट भी होगा, दोनों क्रिया होगा। क्लियर हुआ? मतलब प्लास्टिक में जनरली क्या होता है? पिगमेंट आपका प्रेजेंट होता है। पिगमेंट क्या रहेगा भाई? आपका प्रेजेंट रहेगा। क्लियर हुआ? लिखिएगा। हो गया? मतलब पिगमेंट क्या रहेगा आपका? एब्सेंट भी, और पिगमेंट क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट। तो जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला लिखिएगा प्लास्टिड के, लिखिएगा टाइप्स को पिगमेंट के आधार पर। पहला लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा लिखिएगा आप लोग क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे भाई? ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन प्रकार के हैं प्लास्टिड। पहला क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट,
दूसरा क्या होगा आपका क्रोमोप्लास्ट, तीसरा कौन होगा आपका भाई ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर हुआ? तो पहला क्या पढ़ा दें हम, पहला क्लोरोप्लास्ट पढ़ाएं, ठीक, फिर इसको पढ़ाएंगे क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पहला लिखेंगे आप लोग क्लोरोप्लास्ट। चलिए लिखिएगा भाई आप लोग क्लोरोप्लास्ट को। इधर देखिए आप, इधर देखिएगा, क्लोरो जो प्लास्ट होता है इसमें प्लांट संबंधी क्या पाया जाता है आपका पिगमेंट्स पाया जाता है। मतलब प्लांट से रिलेटेड क्या पाया जाता है भी आपका पिगमेंट्स पाया जाता है, जो लाइट को क्या करता है आपका एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को क्या करेगा एब्जॉर्ब। तो पौधे में कौन कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है, पहले पिगमेंट बता दें फिर साइज से भी स्ट्रक्चर बताएंगे। तो पौधे में जो पिगमेंट्स होता है वो अलग अलग पिगमेंट होता है। पहला पिगमेंट जैसे कि मान लीजिएगा ये क्या है क्लोरोफिल ए, दूसरा क्या होता है आपका क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल क्या होगा आपका सी, क्लोरोफिल आपका डी, फिर आपका क्या होगा जैंथोफिल, अगला क्या होगा आपका जैंथोफिल, अगला क्या होगा आपका कैरोटीनाइड होगा, क्या होगा कैरोटीनाइड। अब सबका पिगमेंट्स देखिएगा अलग अलग होता है। इधर देखिएगा पहला कौन सा होता है आपका क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी, तीसरा क्लोरोफिल सी, चौथा क्लोरोफिल डी। अब क्लोरोफिल ए का फार्मूला देखिएगा, ए का फार्मूला कहता है कार्बन 55, हाइड्रोजन 70, C5572 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन N4Mg। ये क्लोरोफिल किसका होगा ए का, क्लोरोफिल बी C55 H70 O6 N4 और Mg। सर वो 55 ही रहेगा, ठीक। कार्बन कितना होगा भाई आपका कार्बन 35, हाइड्रोजन क्या होगा आपका 32 N4Mg। लिखिएगा क्लोरोफिल डी का कार्बन 54, हाइड्रोजन 70, O6 N4 और Mg। जैंथोफिल का लिखेंगे आप लोग, जैंथोफिल का लिखेंगे कार्बन 40, हाइड्रोजन 56, ऑक्सीजन O2। कैरोटीनाइड का लिखेंगे आप लोग कार्बन 40, हाइड्रोजन 56। चलिए लिखिएगा फिर समझाते हैं इसको। क्लोरोफिल ए में कार्बन कितना होगा 55, हाइड्रोजन कितना होगा 72, ऑक्सीजन कितना होगा 5, नाइट्रोजन कितना होगा 4, मैग्नीशियम कितना होगा आपका 1। तो क्या दूसरा क्या होगा कार्बन आपका 55, हाइड्रोजन कितना होगा आपका 70, ऑक्सीजन कितना होगा 6, नाइट्रोजन कितना होगा 4, मैग्नीशियम कितना होगा आपका N। फिर कार्बन 35, हाइड्रोजन 32, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1, कार्बन 54, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1। एक बार में रटवा देते हैं, अभी ध्यान समझिएगा इसको। लिख लिए, लिख लिए नहीं लिखे, चलिए लिख लीजिए फिर बताते हैं कि कितने बार में रटाता है ये। हो गया, लिख लिया, चलिए बता दें आप इधर। हाँ जी बोलिए। कार्बन 54, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1। अब ध्यान समझिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से एक बार में याद हो जाएगा, इसको रटना नहीं पड़ेगा। इधर समझिएगा आप, इधर ध्यान से बस देखिएगा। जैसे कि मैं आपको बताया क्लोरोफिल ए, क्या बताया भाई क्लोरोफिल ए, आपको पता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और मैग्नीशियम, ये याद रहेगा। मैग्नीशियम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए मैग्नीशियम का होना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता। आया समझ? मतलब मैग्नीशियम सेंटर पे होगा। अगर पूछेगा ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो वो कौन है आपका Mg। क्लियर हुआ, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम। अब आपके पास क्या है कार्बन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन चारों से हमारा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा का निर्माण होता है, जीव द्रव्य का। इसके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर कहता है कार्बन की संख्या कितना कहता है, 55, हाइड्रोजन की संख्या कितना कहता है, 72, ऑक्सीजन की संख्या कितना कहता है, 5, और नाइट्रोजन की संख्या कितना होगा आपका, 4, और मैग्नीशियम हमेशा क्या होगा, 1। आया समझ यहाँ तक के? मतलब एक क्लोरोफिल क्या हुआ, ए के साथ दोस्ती कर दो, सी को कर दो, ए के साथ क्या दोस्ती कर दो, सी को। इसमें 20 और इसमें 40 का अंतर रहेगा, बाकी सब समान। जैसे कार्बन कितना हो जाएगा आपका 35, इसमें 40 मतलब क्या हो जाएगा 32, इसमें ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 5, इसमें नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4, और मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 1। क्लियर हुआ? ए के साथ क्या था, सी। कितना का अंतर है, 20 और 40, बाकी सब है सेम, है कि नहीं है? क्लियर हुआ है तक के? अब दूसरा फार्मूला देखिए। हाँ बस 2 मिनट यार, 2 मिनट बस, इसी पर टॉपिक को बढ़ा देता हूँ। आगे समझ यहाँ तक के? अब दूसरा देखिएगा। अब क्लोरोफिल क्या कहता है आपका, बी। क्लोरोफिल क्या कहता है, बी। ठीक, तो क्लोरोफिल बी में कार्बन की संख्या कितना है, 55, हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा 70, ऑक्सीजन की संख्या कितना होगा 6, नाइट्रोजन कितना होगा 4, मैग्नीशियम कितना होगा 1। तो इसमें देखिएगा हाइड्रोजन में 2 कम हुआ, ऑक्सीजन में 1 बढ़ा। ये किसका हुआ, क्लोरोफिल बी। और बी के साथ किसको जोड़ दो, डी को। तो इसमें 1 बस का अंतर रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। आया समझ यार, नहीं आया? इसमें कितना अंतर रहेगा आपका, 1 बस अंतर रहेगा। क्लियर हुआ है तक के? तो डाउट कहीं पास बन जाएगा ये। दूसरा मैं आपको बताया जैंथोफिल, क्या बताया भाई आप लोग को, जैंथोफिल। तो जैंथोफिल में क्या होता है, उसमें कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, बस इतना ही रहता। नाइट्रोजन नहीं रहता, मैग्नीशियम नहीं रहता। अभी बताऊंगा क्यों नहीं रहता। क्लियर हुआ? फिर जैंथोफिल के साथ क्या होता है आपका, कैरोटीनाइड। तो कैरोटीनाइड में केवल कार्बन 40 और हाइड्रोजन 56 रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहता उसमें। ठीक, तो इस पूरे टॉपिक को कल आप लोग पढ़ेंगे। कल मैं पूरे क्लोरोप्लास्ट को पढ़ाऊंगा, आप लोग को राइबोसोम को पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल 2-3 सेल ऑर्गन को पढ़ाऊंगा यार। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएंगे भाई आप लोग। ठीक है।